वेलकम बैक ज्ञान विविध चैनल। हमारा विज्ञान विषय का जो चैप्टर चल रहा था 19वां 10th कक्षा का, उसमें था जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, जिसके अंदर हमने कल जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जैव विविधता के तत्व स्तर, उसके लिए दो शर्तें थी कि कौन से ऐसे स्थल हो सकते हैं जिनको जैव तत्व स्तर में घोषित किया जा सकता है। इसके लिए जैसे हमने कल भी देखा था कि ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर लगभग 2/3 क्षेत्र या 70% तक क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जो कि मनुष्य के द्वारा उसको उजाड़ रूप में छोड़ दिया गया है, यानी प्रकृति के अंदर ऐसी स्थिति में होना चाहिए जिसका उपयोग मनुष्य ऐसा करके उसको रिक्त कर दिया गया है। और ऐसे रिक्त करने का मतलब उसका कोई इंटरफेरेंस वहां पर नहीं है, जो कि क्षेत्र ऐसा होते हैं कि जिसके अंदर जैव विविधता बहुत अधिक है। ठीक है, जैसे हमने लिया था ये उष्णकटिबंधीय वन, जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। दूसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि लगभग उस क्षेत्र के अंदर जो जीव है उनकी उपस्थिति बाकी जीवों से अधिक विविधता लिए हुए होनी चाहिए। यदि ये दो शर्तें पूरी होती है तो वो जैव तत्व स्थल कहलाएंगे। आज हम इनके बारे में देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जैव विविधता तत्व स्थल कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ पूर्वी हिमालय जैव विविधता तत्व स्थल। पूर्वी हिमालय जिसके अंदर हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, या जो पूर्वी क्षेत्र है जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्थल होते हैं इसमें असीम जैव विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता देखने को मिलती है बहुत अधिक, यहाँ पर हम जैव विविधता को देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जंतुओं की जातियां, वनस्पतियों की जातियां हैं जो विविधता लिए हुए और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रहते हैं। ऐसे क्षेत्र को पूर्वी हिमालय के अंदर शामिल किया गया है। इसके अंदर अगर हम देखें कि वनस्पतियां हैं उनकी लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती है। ऐसे जंतुओं की जातियों में देखें तो ये जो वहां पर स्थानबद्ध जातियां हैं, स्थानबद्ध जातियां बहुत अधिक मिलेंगी। यानी इस एरिया के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 3,160 प्रजातियां ऐसे हैं जो उसी क्षेत्र के अंदर मौजूद रहती है, स्थानबद्ध जातियां हैं। दूसरा हम देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है उसके अंदर मुख्यतः असम वाला एरिया आता है। ठीक है, असम वाला एरिया इसके अंदर शामिल किया गया है। इसमें भी क्या जैव विविधता से पूर्ण है। जैसे इसमें कई प्रकार के जंतुओं को हम देख सकते हैं, कई प्रकार की ऐसी वेराइटियां हैं जिनको हम इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे इसके आपकी बुक में दिया हुआ है वनस्पतियों की 5,916 प्रजातियां पाई जाती है, जिसके अंदर 50% जातियां ऐसी है, यानी 5,916 जातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनके अंदर स्थानबद्ध यानी इसी पर मौजूद जो जातियां हैं इसकी 50% प्रजातियां जो है वो स्थानबद्ध। ठीक है, स्थानबद्ध यानी यहीं पर अपना आवास बनाकर रखती है, दूसरी जगह पर वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम स्तनधारी जंतुओं की संख्या को देखें तो वो भी लगभग 140 के आसपास प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती है। कहने का मतलब जैव विविधता से परिपूर्ण है। उभयचर प्राणी भी मिलेंगे, जलीय प्राणी भी मिलेंगे, हर प्रकार की वैरायटी यहाँ देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट की बात है। ऐसे इंडो बर्मा जो क्षेत्र, तीसरा है इंडो बर्मा जैव विविधता तत्व स्थल। इंडो बर्मा है, इंडोनेशिया और बर्मा वाला क्षेत्र इसमें शामिल किया गया। जैसे मलेशिया है, मलेशिया के अलावा इसके अंदर चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया, इन क्षेत्रों से मिलकर के ये इंडो बर्मा क्षेत्र बना हुआ है या इंडो बर्मा जैव विविधता लिए हुए हैं। अब अगर इसके अंदर हम
जातियों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। ये जो स्थल है इसके अंदर 13,500 प्रकार की वनस्पतियां हैं। 13,500 प्रकार की वनस्पतियां हैं यानी प्लांट है। कितने सारी वेराइटी आप देखिएगा। 433 प्रकार के स्तनधारी हैं यानी मैमेलियन, ठीक है, मैमेलियन प्रजातियां हैं। ऐसे ही उभयचर जो है वो 1266 है, 1266 एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस मौजूद हैं। और 1262 जो है वो मछलियों की प्रजातियां हैं, 1262 स्पीसीज हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी ये विभिन्न प्रकार की वेराइटियां हैं या जातियां हैं जिनको हम इन एरिया के अंदर देख सकते हैं। ये ऐसे स्थल है जहाँ पर जैव विविधताएं बहुत अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसको तप्त स्थल नाम दिया गया है। एक यहाँ पर हमने ये स्थानबद्ध जाति, स्थानबद्ध जातियों का मतलब क्या होता है, जैसे हिमालय क्षेत्र के अंदर यदि हम बात करें तो एक लैमूर प्राणी होता है, वो सिर्फ वही उसी एरिया के अंदर हम देख सकते हैं। ऐसे डोडो पक्षी था जो कि अब विलुप्त हो चुका है, उसकी जो आयु थी या उसका जो वहां पर प्रकटीकरण था वो मात्र 31 साल में ही वो वहां पर आ भी गया और लुप्त भी हो गया। वो आया था लगभग 1658 में आया था डोडो पक्षी, डोडो पक्षी 1661 में आया था, 58 में आया था और 1681 में ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया, विलुप्त हो गया। विलुप्त होने का कारण क्या था, मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस प्राणी को विलुप्त कर दिया। जैसे आज हम मानते हैं गोडाउन है वो विलुप्त की ओर है, या जो टाइगर है उसको भी बचाना बहुत जरूरी है, वो भी खत्म होने के कागार पर है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि खत्म होने के कागार पर है, विलुप्ति की ओर है, तो इनका संरक्षण करना ही हमारा दायित्व है। ऐसे ही हम हिमालय पर्वत मैकाक बंदर, वो हिमालय क्षेत्र के अंदर ही स्थानबद्ध है, दूसरी जगह पर हमें कहीं पर भी वो नहीं मिलेगा। एक नीलगिरी प्रकार के प्राणी है जो कि तहर बोलते हैं, नीलगिरी तहर, हिरण के जैसे दिखने वाला प्राणी है। ये भी उसी एरिया के अंदर देखने को मिलता है, वो भी वहीं का स्थानबद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जातियों में जो विविधताएं हैं वो एक निश्चित दायरे के अंदर हम देख सकते हैं या पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता को क्या संकट है या किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संकट की स्थिति का सामना कर रहे हैं, किस प्रकार से इनका हम आर्थिक महत्व देखेंगे, पर्यावरणीय महत्व देखेंगे, औषधीय महत्व, कहने का मतलब कि जो जैव विविधता है उनका हम महत्व देखेंगे। जैव विविधता क्या महत्व है, जैव विविधता का महत्व बहुत अच्छा टॉपिक है और इजीली आप लोग इसको तैयार भी कर सकते हो। खासकर ये जो हमने प्राकृतिक संसाधन लिया था कुछ उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे महत्व। महत्व का मतलब क्या होता है कि ये जैव विविधताएं हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जैव विविधता, जैविक और अजैविक घटक आपस में कुछ ना कुछ क्रियाओं के लिए या कुछ ना कुछ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जीव भी क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, खाद्य श्रृंखला, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है, जैसे पादप है उसको हम बोलते हैं उत्पादक, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। पादप को खाने वाला मान लिया टिड्डा, ठीक है, टिड्डा या कोई कीट, टिड्डा कीट वर्ग, ठीक है। इसको हमने कह दिया टिड्डा इसको खा रहा है पादप को, इसलिए इसको हमने कह दिया कि ये शाकाहारी है, शाकाहारी है और इससे अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसको हमने कह दिया प्राथमिक है,
उपभोक्ता। ठीक है, ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डा को खाने वाला मान लिया मेंढक है या कोई भी ऐसा छोटा प्राणी जो कि टिड्डे को खाता हो, नॉर्मली हम मेंढक को लेते हैं, मेंढक। ठीक है, मेंढक क्या हो गया, कीट को खाने वाला है, इसलिए ये क्या हो गया, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी। ये प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहा है, इसका मतलब ये हो गया द्वितीय पे उपभोक्ता। ठीक है, मेंढक को खाने वाला सांप, सांप क्या हो गया, वही मांसाहारी, मांसाहारी हो गया। और द्वितीय उपभोक्ता को खा रहा है तो ये क्या हो गया, तृतीय पे उपभोक्ता। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक कड़ी बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है जो खाने के लिए या अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। सपोज कीजिए सांप को ये मेंढक नहीं मिला, टिड्डा मिल गया तो ये क्या करेगा, टिड्डा से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। सांप को खाने वाला सपोज कीजिए मोर है। ठीक है, तो मोर भी क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। और तृतीय से चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। सपोज कीजिए मोर को ये सांप नहीं मिला, सपोज कीजिए, तो वो क्या करेगा, इसको खाने का प्रयास करेगा, यानी मेंढक से अपना भोजन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम ऐसे नहीं ले और सिर्फ ये ले, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता तक भोजन एक निश्चित श्रृंखला के रूप में जा रहा है, एक निश्चित कड़ी के रूप में जा रहा है, तो ये क्या हो गई, इनके आपस में भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भरता हो गई। यानी कोई भी प्राणी है या जीव है, वो भोजन के लिए या किसी भी कार्य के लिए एक दूसरे के ऊपर जरूर वो निर्भरता पाई जाती है। तो ये निर्भरता क्या कहलाती है, इनकी एक दूसरे के लिए ये सहयोगी प्रवृत्ति है, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे आवास के लिए हो। जैसे लाइकेन का एग्जाम्पल हम ले तो लाइकेन कवक और शैवाल जो है उन दोनों का सहज जीवन है। ठीक है, अगर मटरकुलीन पादप की बात करें तो उनकी जड़ों के अंदर राइजोबैक्टीरिया या राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, NO2 या NO3 के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, जड़ों को वो पहुंचा रहे हैं, यानी पादप उस अवयव की पूर्ति करवा रहा है, बदले में क्या कर रहा है, पादप उसको आवास प्रदान कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों की क्या है, आपस में आत्मनिर्भरता है, एक दूसरे के प्रति निर्भरता है। यदि अभी मैंने इसको ये कहा कि ऐसा हो जाए या ये भोजन के लिए इसके ये नहीं मिले, इसके ऊपर डिपेंड रह जाए, यानी अब द्वितीय उपभोक्ता से मोर भोजन प्राप्त कर रहा है तो ये चतुर्थ नहीं होकर के क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता हो गया। ये तृतीय उपभोक्ता नहीं होकर के द्वितीय उपभोक्ता के रूप में मेंढक की जगह आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में ये जो श्रृंखला बनती है उसको हम कहते हैं खाद्य जाल, जिसके अंदर द्वितीय उपभोक्ता है वो प्राथमिक उपभोक्ता का कार्य कर सकता है, तृतीय उपभोक्ता है वो द्वितीय उपभोक्ता का कार्य कर सकता है, चतुर्थ उपभोक्ता है वो द्वितीय उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता से पादप से भी वो अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। जैसे गेहूं वगैरह के दाने होते हैं, पादप के अंदर फल लगे गेहूं के रूप में है, दाने हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड हो गए, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। होता तो क्या है, मांसाहारी है। लेकिन सपोज कीजिए ऐसी स्थिति आती है कि इसको भोजन के लिए ये कुछ भी नहीं मिले, तो ये क्या करेगा, भोजन के लिए पादप पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, इसकी खाद्य जाल कहलाएगी। अब ये स्थिति खाद्य जाल है, ये इसलिए समझाए, आगे इससे संबंधित आएगा। कहने का मतलब कि जैव विविधता है वो काफी प्रकार से सभी के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, मनुष्य अपनी बुद्धि से काम लेता है, इसलिए वो जैव विविधता को नुकसान भी पहुंचाता है। आगे हम देखेंगे कैसे उन प्रसंग घटा है। सबसे पहले यदि हम बात करें इसके महत्व की, तो वो हम देख सकते हैं कि जैव विविधता का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व का मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है। आर्थिक महत्व हो गया, आर्थिक महत्व से अभिप्राय, जैसे सपोज कीजिए मनुष्य अपनी आवश्यकता में पूर्ति के लिए, जैसे भोजन से संबंधित हम गेहूं को ले या धान को ले, तो उनकी वो क्या चाहेगा कि कम समय में अधिक से अधिक फसल प्राप्त हो।
जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति है वो सॉलिड हो जाए, या वो जो चाह रहा है कि कृषि का जो कार्य है वो 12 महीने में नहीं होकर के 6 महीने में कंप्लीट हो जाए, तो वो ऐसी प्रजातियों को चुनेगा, ऐसी किस्मों को चुनेगा जो कि कम समय में उसको बहुत अधिक लाभ दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहा है कि ये जो अनाज है या धान है इसकी फसल के अंदर वो सुधार करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जैव विविधता से उसको होने वाला फायदा हुआ। सपोज कि आप जैसे अगर हम पहले से माने तो हरित क्रांति जैसी क्रांति हुई थी। उस हरित क्रांति का मतलब क्या था कि गेहूं की जो फसल है क्रांति, इसके अंदर मुख्यतः यही हुई थी कि गेहूं की किस्म, बोनी किस्म उसको प्राप्त किया गया था। कहने का मतलब कि गेहूं की बोनी किस्म प्राप्त की गई थी हरित क्रांति के बाद में। ये जो बोनी किस्म गेहूं की प्राप्त हुई थी, ये थी जो जापान था, जापान से आने वाला एक पादप था जिसके द्वारा उसको हाइब्रिड करके जो नारिन 10 था, नारिन 10 ये जापान की प्रजाति थी, किस्म थी। इससे इसको प्राकृतिक संकरण नहीं करवा करके कृत्रिम संकरण के द्वारा इस जाति को प्राप्त किया गया था। यह कहने का मतलब कि बोनी जो किस्म थी गेहूं की उसको नारिन 10 के द्वारा जो जापान से प्राप्त थी उससे इसको प्राप्त किया गया, यानी इसके अंदर ऐसे गुण ला दिए गए जो कम समय में और बहुत कम क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक फसल देने के लिए ये पादप सफिशिएंट था, आर्थिक महत्व का था, इसलिए इसको अपना लिया गया। ऐसे ही अगर हम धान की बात करें तो धान के अंदर दूसरा धान चावल, धान चावल ताइवान जगह है, वहां से एक डी जियो रू जेन, डी जियो रू जेन ये पादप था, इससे इस धान की प्रजाति को प्राप्त किया गया। ये कहाँ का था, ताइवान का था। ठीक है, ताइवान का प्लांट था, इससे कम समय में अधिक मात्रा में प्राप्त किया गया था, धान को प्राप्त किया गया था। ऐसे यदि हम देखें ओराइजा निवेरा एक किस्म है जो कि ये जो एक विषाणु है ग्रस स्टंट विषाणु होता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है ओराइजा को। तो ऐसे स्थिति में ये जो ओराइजा है वो क्या करता है, ओराइजा निवेरा ये जो किस्म है या ये प्रजाति है, ये जो ग्रासी स्टंट वायरस है यानी विषाणु है, उस वायरस के प्रति रोधी होता है, यानी इस रोग को ये होने नहीं देता अपने अंदर, इस रोग से बचाव इसमें हो सकता है। इसलिए ये जो पादप है इसको अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, रस्ट स्टंट वायरस है जो कि इस फसल को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये जो फसल है इसके अंदर ऐसा गुण होता है कि ये इसे कीट, ये जो वायरस है इसका विरोध करता है, इस वायरस से जनित जो रोग है वो इस प्लांट के अंदर नहीं हो सकता। दूसरा, चौथा अगर हम देखें तो 20 प्रकार के ऐसे जीन तैयार किए गए हैं जो कि रोगरोधी मतलब किसी रोग को होने नहीं देते, उसका विरोध करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर होती है तो वो जल्दी से किसी रोग को ग्रहण नहीं होने देती, यानी हमारे शरीर की टी और मारक प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, उस पर अटैक कर लेती है, उसकी पहचान करके और उसको वहां से हटा देती है, नष्ट कर देती है। ऐसे ये रोगरोधी और कीट रोधी जीन है जिनके द्वारा फसल को बचाने का प्रयास किया जाता है, यानी 20 ऐसे जीन है जिनको कीट और रोगरोधी माना गया है, इनकी पहचान कर ली गई है। ठीक है, तो ये इनके अलावा एक चीज और आजकल चल रही है, बायोडीजल। बायोडीजल के लिए प्लांट पे डिपेंड है, जेट्रोफा व करंज ये प्लांट है जो कि बायोडीजल कहलाते हैं, यानी इनसे बायोडीजल प्राप्त
करने की प्रोसेस अपनाई जा रही है। इनको बायोडीजल पादप कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर्थिक महत्व हो गया, जिस आधार पर हम जैव विविधताओं से, यानी ये विभिन्न प्रकार के प्लांट है जिनके आधार पर हम विभिन्न प्रकार से अपना आर्थिक जो पक्ष है उसको हम सुचारू रूप से कह सकते हैं, या उसका हम बहुत अधिक जो उपयोग है वो हम कर सकते हैं, ऐसा इसके अंदर माना गया है। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं इसी के साथ लिखती हूँ जिससे आप इसमें नोट ले, तो इजीली इसका उपयोग, इजीली दो चीजें आप साथ में ले सकते हैं। औषधीय महत्व, औषधीय महत्व का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, औषधि तो बड़ी होती है तो बड़ी की मात्रा है, औषधीय महत्व लगभग 40% वनस्पति ऐसी है जो कि औषधि के रूप में उपयोग में ली जाती है। नॉर्मली हम देखते हैं तुलसी है, गिलोय, आजकल क्या चल रहा है, कोविड-19 का खतरा है, तो ऐसे स्थिति में क्या सलाह दी जाती है कि गिलोय का यदि आप काढ़ा का सेवन करते हैं तो ये जो इम्यूनिटी पावर है उसको आप बढ़ा सकते हो, नॉर्मल जो सर्दी जुकाम या खांसी की स्थिति है उससे आप निजात पा सकते हो। तो ये क्या हो गए, औषधि महत्व के प्लांट हो गए। पूर्व समय में भी अगर हम देखें तो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनको लाने के लिए संजीवनी बूटी, यानी एक प्लांट ही था जो संजीवनी का कार्य कर रहा था, उनको जीवन दिया दोबारा। तो वो हनुमान जी वो पूरा पहाड़ को, यानी वो तो अज्ञानी थे, वो जानते नहीं थे कौन सी वो वनस्पति है, वो पूरा पहाड़ लेकर आए और उस वनस्पति से फिर उनका इलाज हुआ था, यानी दवाई उस प्लांट से प्राप्त हुई थी। ठीक है, ऐसे ही हम देखते थे कि राजा महाराजा के समय जब युद्ध होता था तो उस समय लोगों के वो जो लड़ाई के समय घाव हो जाते थे, वो घाव पर कोई लेप लगाया जाता था प्लांट यानी पत्तियों और के घिस करके, तो उससे वो घाव क्या हो जाता था, ठीक हो जाता था। इसका मतलब वो हमारा औषधीय महत्व हम कह सकते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा सर्पगंधा के बारे में मैंने बताया था। सर्पगंधा क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसमें साथ में लिख देती हूँ, सर्पगंधा, इसका इलाज होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में इसका उपयोग किया जाता है। एक मलेरिया का इलाज भी उन्हें जो कि सिंकोना पादप होता है, सिंकोना की छाल से इस बीमारी का इलाज किया जाता है। ठीक है, एक आप लोगों ने सुना होगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, रक्त कैंसर होता है। इस ल्यूकेमिया का जो इलाज होता है वो विन ब्लास्टिन, यानी एक सदाबहार प्लांट होता है जो इसकी दो वेराइटी होती है, विन ब्लास्टिन और क्रिस्टिन। विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टिन, सदाबहार प्लांट होता है, सदाबहार। इससे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर को रक्त कैंसर, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। यानी ये सदाबहार प्लांट की दो प्रजातियां हैं जिनका कैंसर के अंदर उपचार किया जाता है। एक होता है बटाटा, टेक्सस बटाटा, टेक्सस बटाटा। ये जो प्लांट होता है इससे भी क्या होता है, कैंसर का इलाज होता है, यानी कैंसर के इलाज में इस प्लांट को काम में लिया जाता है। एक आप लोगों ने सुना होगा एड्स जो बीमारी है उसके लिए एक काढ़ा बनाया जाता है एड्स के लिए। इसमें जो प्लांट काम में लिए जाते हैं वो नॉर्मली आप सभी जानते हो, तुलसी, ब्राह्मी बोलते हैं, ब्राह्मी, शतावरी नाम भी सुना होगा, शतावरी, गिलको,
गिलोय, गिलोय, इस प्रकार के प्लांट जो है उन प्लांट से मिलकर एक नाम हो जाता है इसमें अश्वगंधा। अश्वगंधा ये प्लांट हैं जिनके द्वारा एड्स के लिए औषधि बनाई जाती है, एड्स के अंदर ये कारगर होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में अभी हमने देखा है कि ये औषधि महत्व के गुण रखते हैं। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे आगे के बारे में अध्ययन करें, आगे देखते हैं। ठीक है, लेकिन अब तीसरा हम देखते हैं कि औषधि महत्व के गुण। तीसरा हम देखते हैं जैसे सामाजिक सांस्कृतिक है, पर्यावरणीय महत्व है। तीसरा हम ले रहे हैं पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व मतलब अपने आसपास में जो वातावरण है उससे संबंधित उसका महत्व है। जैसे सबसे पहले अभी मैंने एक बात बताई थी, खाद्य श्रृंखला वाला अभी एक एग्जाम्पल लिया था, वो इसीलिए लिया था जिससे आप इजीली उसको समझ सको। तो पहला तो इसका यही हो गया कि खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला का संरक्षण कैसे होता है। जैसे खाद्य जाल अभी मैंने बताया था, मोर का और सांप का एग्जाम्पल लिया था, वो द्वितीयक या प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब एक खाद्य श्रृंखला है, दूसरी खाद्य श्रृंखला है, तीसरी खाद्य श्रृंखला है, कई खाद्य श्रृंखलाएं जो आपस में कहीं ना कहीं से वो जुड़ी हुई है, एक खाद्य जाल को बना रही है। ऐसी स्थिति में सपोज कीजिए खाद्य श्रृंखला के अंदर किसी भी एक प्रजाति का, खाद्य श्रृंखला में एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है, तो दूसरी जो खाद्य श्रृंखला होगी उसमें से कोई दूसरी प्रजाति क्या करेगी, इसकी जगह ले लेगी। कहने का मतलब खाद्य जाल के अंदर ये इसकी जगह जब ले ली जाएगी तो उस स्थिति में उस खाद्य श्रृंखला में उस प्रजाति जो विलुप्त हुई है उसकी जगह पर कोई आ जाएगा, तो पारिस्थितिक संतुलन को हम आसानी से बनाए हुए देख सकते हैं। तो ऐसा प्रकृति के अंदर होता है, और वो कब होगा, जब जीवों में विविधता उस एरिया के अंदर पाई जाएगी, तभी ये संभव होगा। ठीक है, तो ये इसका खाद्य श्रृंखला का हमारे संरक्षण हो गया। ठीक है, दूसरा हमने पोषक चक्र का नियंत्रण, पोषक चक्र का नियंत्रण, यानी पोषक पदार्थ होते हैं कई चक्रों में, जैसे कार्बन चक्र है या नाइट्रोजन चक्र है या गंधक चक्र है। वो देखा होगा आप लोगों ने कि कैसे उनमें से किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, अपघटक होते हैं। अपघटक क्या करते हैं, उस जीव की, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई जंतु हो, उस जीव के शरीर को अपघटित करते हैं, और जो अवयव से वो बना हुआ था, कार्बनिक अणु थे, उन कार्बनिक अणुओं को क्या करते हैं, वो अकार्बनिक अणुओं में अपघटित कर देते हैं और वापस वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। मिट्टी के अंदर ये कार्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा बहुत आयात में किया जाता है, तो मिट्टी के अंदर वो अवयव पुनः मिला दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्लांट क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है, उसको पुनः वो ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये चक्र बनाने में, पोषक चक्र है उसका नियंत्रण करने में, इस प्रकार से ये जैव विविधता हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। आगे हम देखें, पोषक चक्र ले लिया, उसी से जुड़ा हुआ पर्यावरण है। तो पर्यावरण के अंदर भी हम ले सकते हैं कि पर्यावरण के अंदर जो ये प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण कैसे होता है। पर्यावरण प्रदूषण यानी जितने फैक्ट्रियां होंगी, जितने ज्यादा ऐसे उद्योग होंगे, उनसे निकलने वाला कचरा या तो वो जल में जाएगा, जलीय प्राणियों को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर वो स्थल मिट्टी में जाएंगे तो मिट्टी की प्रदूषण को बढ़ाएगा। तो ये प्रदूषण को कम करने का कार्य जो किया जाता है, वो कुछ एक प्लांट होते हैं, यानी इनका जो निस्तारण है, नियंत्रण है या निस्तारण कहा जा सकता है, वो
कोई ना कोई प्लांट या सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जा सकता है। जैसे एक आपका है प्लांट सदाबहार, उस सदाबहार के द्वारा, सदाबहार, इस सदाबहार के द्वारा नाइट्रो, ट्राइनाइट्रो, नाइट्रो टोल्यूइन उसको अपघटित करता है, अपघटित करने का कार्य करता है। देखिए इसका थोड़ा सा नाम मेरे दिमाग से निकल रहे हैं, पर्यावरण कैथेरेंथस रोजेस, कैथेरेंथस रोजेस, ये सदाबहार प्लांट है जिसके द्वारा ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन को अपघटित कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है, बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है, जिससे काफी खतरा बना रहता है। तो इसका निस्तारण जो है वो इस प्लांट के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्यूडोमोनास क्यूटिडा है या आर्थोबैक्टर है। एक तो ये हो गया, दूसरा स्यूडोमोनास क्यूटिडा है, आर्थोबैक्टर है, आर्थोबैक्टर, अर्थ है यानी अर्थ भूमि के अंदर भी पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव होता है। एक विस्कोस साइट्रोबैक्टर होता है, साइट्रोबैक्टर। ये ऐसे जीव होते हैं जो कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो वायुमंडल में मौजूद भारी तत्व होते हैं, उनको अपघटित करने का कार्य किया जाता है। यानी ये क्या करेंगे, अपघटित कर देंगे, ये जो भारी तत्व होंगे उनको वहां से हटाने का कार्य करेंगे। ठीक है, हटाने का। अपघटित तो बड़े अणु को छोटे अणुओं में तोड़ने वाला हो गया। ये क्या करेंगे, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि भारी तत्वों को हटाने का कार्य करते हैं, यानी निस्तारण हो गया। एक आप लोगों ने सुना होगा राइजोपस बैक्टीरिया ही होता है, और राइजियस बोलते हैं। राइजोपस ओराइजिस ये क्या करता है, जो बाहरी तत्व है, जो नाभिकीय संलयन से बनते हैं या जिनका नाभिकीय विखंडन होता है, यूरेनियम है और थोरियम यानी TH, इनका क्या करता है, इनको हटाने का कार्य करता है। ठीक है, ये प्रजाति हुई बैक्टीरिया की जो कि इस ये जो भारी तत्व है इनको हटाने का कार्य किया जाता है। एक पेनिसिलियम नाम, तो औषधि का नाम सुना होगा, पेनिसिलियम औषधि कवक होते हैं, साइट्रोबैक्टर, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ये जो जाति होती है इसके द्वारा जो भारी तत्व है, रेडियम बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, इसको हटाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे देख सकते हैं जो कि ये पर्यावरणीय महत्व के अंतर्गत आते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा हम देखते हैं कि जो सामाजिक है, सांस्कृतिक है, इसके महत्व में, यानी हमारी संस्कृति है वो क्या कर रही है, इससे महत्व ले रही है, यानी जैव विविधता को बनाने का कार्य कर रही है। जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व, और आध्यात्मिक महत्व। सामाजिक का मतलब समाज से है, सांस्कृतिक का मतलब जो कल्चर चला है, परंपराएं, आध्यात्मिक यानी जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसके अकॉर्डिंग। यदि हम देखेंगे मोदी जी ने आपके समझ में भी आ जाएगा, जैसे हम सुनते हैं कोटा के अंदर दशहरा का मेला होता है, तब खेजड़ी की पूजा की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है कब? दशहरा के, ठीक है। ऐसे ही खेजड़ी जगह में अमृतादेव बिश्नोई के द्वारा इसको संरक्षित करवा करके इसको राज्य वृक्ष घोषित करवा दिया गया था। आप लोगों को पता है जलीय जो प्राणी है, राष्ट्रीय जलीय जीव, गांगे व्हेल है, गांगे डॉल्फिन, ये बच्चों की तरह रोने की और एक्टिंग करती है, डॉल्फिन, इसको घोषित किया गया है, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। केजरीवाल हम ले रहे थे दशहरा के समय, या और भी बहुत सारे ऐसे ही। यदि हम पक्षियों के वृक्ष में या प्लांट में और बात करें, पीपल है, बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष जिसको कहा जाता है, आंवले का पेड़ है, या आक धतूरे के पेड़ है, इन सब की क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। यानी ये सब वेराइटी है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, सांस्कृतिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये हमारे महत्व की हुई। ऐसे ही यदि हम कुछ पशुओं के जंतुओं के बारे में देखें, तो जंतुओं में जैसे मोर है, या चूहा है, गणेश जी का वाहक माना गया है, या आपकी बत्तख है, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनको भी कोई ना कोई रूप से आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। राज्य जो पक्षी है गोडाउन है, गोडाउन क्या हो रही है? इसकी जाति विलुप्ति की ओर है, तो उसको बचाने के लिए उसको राज्य पक्षी घोषित कर दिया, जिससे कि उसका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखते हैं कि ये जो जैव विविधता है, इन पर संकट किस प्रकार से मंडरा रहा है, उसका कैसे निस्तारण किया जा सकता है। थैंक यू।